हेलो जी, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। संस्कृत शिक्षण को समर्पित मेरा चैनल है और यहाँ पर हम पढ़ते हैं संस्कृत को बहुत ही आसान तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में ताकि आप टाइमली हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। छंद का टॉपिक चल रहा है और छंद के टॉपिक से संबंधित 2 वीडियोज़ पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, तो उनको देख लीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएँ। ओके छंद जो है वो कैसा भाग है। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। छंद क्या होता है? छंद जो पद्य रचनाओं में आनंद उत्पन्न करता है, पद्य रचनाओं को गेय रूप में लाता है, ये होता है छंद। और छंद की परिभाषा हमने कही थी, यत अक्षर परिमाणम तत्छंद। यहाँ पे अक्षरों की गणना की जाती है, परिगणन किया जाता है, वह छंद होता है। छंद 2 प्रकार का है, वार्णिक और मात्रिक। ठीक है, और हमारे समझने लायक अगर हम देखें तो इसका विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, वो होता है वैदिक और लौकिक छंद। ठीक है, तो अब हम छंदों की पिछली 2 वीडियोस बना चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा, जहाँ पे हम इससे पहले 5 छंदों को कर चुके हैं, जिसमें हमने उपजाति छंद तक कर लिया था। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले स्टार्ट जब किया था, सबसे पहला छंद हमने पढ़ा था आर्या छंद, जो कि मात्रिक छंद है, और मात्र एक ही छंद हम पढ़ते हैं मात्रिक छंदों की श्रेणी में आने वाला। ठीक है, और फिर बाद में स्टार्ट हुए थे हमारे वार्णिक छंदों से, वहां से हमने शुरू किया था अनुष्टुप छंद से। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, और इस प्रकार से हमने इसे भी देखा था, इसके लक्षण के आधार पे इसे याद किया था। फिर हमने देखा था 11 वर्णों वाले छंद आए थे, जो 3 छंद थे, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। उपजाति आपके सामने यहाँ पर है अभी स्लाइड पे। उपजाति छंद ऐसा है जो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रित लक्षणों को लिए हुए होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। छठा छंद हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्या नाम है इसका? वंशस्थ। 12 वर्णों वाला छंद है वंशस्थ। तो 12 वर्णों को देखते ही हम ये उत्तर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ण वाले भी 3 छंद आपके कोर्स में हैं। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो, ये इसका लक्षण है, और लक्षण के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड होता है। लक्षण आपको याद कर लेना है। जो ये चीजें लिखी हुई थी है, संस्कृत की पंक्तियां जो हैं, ये सूत्र मान लीजिए आप, इनको शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, जो कुछ भी हो, ये बिल्कुल सटीक आंसर हमें बताता है। इसको याद कर लिया तो इससे आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। ओके, चलिए, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो, यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि जहां पर जगण, तगण और जगण, रगण ऐसी व्यवस्था रहती है। 12 वर्ण है पंक्ति के अंदर, लेकिन गण व्यवस्था कैसी रहेगी? जगण, तगण, जगण, रगण, है ना? तो जत, जर, इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ज, त, ज, र। ओके, तो ये व्यवस्था जहां पर है 12 वर्णों वाले छंद में, तो आपको छंद कौन सा लगाना है? वंशस्थ छंद। ये गण व्यवस्था देखने के लिए आपको क्या करना होता है, आप जानते हैं। इस तरह का श्लोक आपके सामने उपस्थित होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्णों की गणना करनी है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए 12 वर्ण। 12 वर्णों को देखते ही आप वंशस्थ छंद नहीं लगा सकते हैं, आपको गण विधान यहाँ पे देखना होगा, और गण विधान करने के लिए आपको मात्राएं लगानी होगी। मात्राएं लगा देते हैं, चलिए। एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। ये क्ष के कारण दो मात्रा नहीं हुई, इधर त का आधा र है, इसलिए दो मात्रा हुई है, ये एक ही रहेगा। प एक मात्रा, री दो मात्रा, कारण इधर र है, ये इसके साथ जुड़ेगा, बाकी री में मात्रा छोटी होती है। एक मात्रा, ह के अंदर एक होनी चाहिए, लेकिन आगे क्ष है, इसलिए दो हो जाएगा। एक मात्रा, दो मात्रा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं। मात्राएं लगाने संबंधित डिस्कशन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, जहाँ पे छंद पाठ भाग 1 का वीडियो है, वहां पर जाकर देखिएगा आप कि कैसे ऋस्व और लघु का
जो विधान है, कैसे दीर्घ और गुरु का विधान है, किस तरह से मात्राएँ लगानी है, ये सब डिस्कशन हम उस वीडियो में कर चुके हैं। आपको ध्यान रखना है मात्राएँ कैसी लगानी है, ठीक है? तो ये आपने देख लिया। आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये 3 पंक्तियाँ दे रही हूँ। इन तीनों पंक्तियों में आपको मात्राएँ लगाकर देखनी है और मात्रा लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, गण के लिए आपको पता है 3-3 का सेट बनाना है और फिर ये माता राजभान सलगम के आधार पर जो गण बैठ रहा है उसको लगा दीजिए यहाँ पे। जगण तगण जगण रगण यदि है तो ये वंशस्थ छंद होगा। ओके, चलिए अगला छंद आता है हमारा द्रुत विलंबित छंद, जहाँ पे 12 वर्ण है, मतलब कि 12 वर्ण वाला एक और छंद हमारे सामने आया है और इसका लक्षण होता है द्रुत विलंबितम आह नभो भरौ, मतलब कि यहाँ पे नगण भगण भगण रगण ऐसी व्यवस्था रहेगी। वो होगा आपका द्रुत विलंबित छंद। तो आपके सामने इस तरह का श्लोक होगा। यहाँ पर भी आपको मात्राएं लगाकर देखनी है। पहले वर्ण को गणना कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण है। यहाँ पर मात्राएं लगाकर देख लेते हैं। एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, सॉरी यहाँ पे एक मात्रा आएगी, यहाँ पे दो मात्रा आएगी। बड़ी है क्षी में कौन सी मात्रा आएगी? एक मात्रा, क्योंकि ये आधा क्ष है वो इधर आ गया है और तम में दो मात्रा। इस प्रकार से आपने देख लिया। यहाँ पे आप इन सबको करके देख लीजिए। सेट बनाकर देखना है आपको। नभो भरो इस तरह से रहेगा। नगण भगण भगण रगण ये व्यवस्था रहने वाली है। ओके, नगण के लिए आपको पता है सर्वलघु है, त्रिलघु, भगण में गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु फिर से, और रगण में कैसा रहेगा? गुरु लघु गुरु। इस तरह की व्यवस्था दिखेगी आपको। और द्रुत विलंबितम आह नभो भरो के लक्षण के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बाकी की 3 पंक्तियां आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है मात्राएं को लगाने संबंधित या फिर गण विधान करने संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपका संदेह दूर किया जाएगा। ओके, चलिए 12 वर्णों से संबंधित एक और छंद हमारे सामने आता है। इसका नाम है भुजंग प्रयात। बहुत ही आसान है। 12 वर्ण आपको देखने हैं और पहले सबसे पहले गिन लीजिए। इस तरह का श्लोक आएगा। न तातो न माता न बंधु न दाता। गिन लीजिए वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 वर्ण यहाँ पर हुए हैं और आपको देखना है इसका लक्षण क्या है। भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकार है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। चतुर्भी यकार मतलब कि क्रमशः 4 बार यगण 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 रहेगा। चारों ही यगण होते हैं 12 वर्णों में। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? भुजंग प्रयात छंद। चलिए यगण कैसा होता है? लघु गुरु गुरु व्यवस्था लिए होता है। यहाँ पे मात्राएं लगा देते हैं हम। एक, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, 3-3 के सेट बना दीजिए। 3-3 को एक साथ कर लीजिए और देख लीजिए आप। लघु गुरु गुरु बार बार रिपीट हुआ है और क्रमशः 4 बार यगण 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 आया। चतुर्भी यकारे जो है वो कौन सा छंद है? भुजंग प्रयात। ओके, तो ऐसे ही इन सभी पंक्तियों में गण विधान रहेगा। आप इनको करके देखिएगा। बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या देखा यहाँ पे? वंशस्थ से लेकर द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात 12 वर्णों के छंद हैं। चलें, वंशस्थ में कैसा था? जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, ज त ज र। ठीक है, ये व्यवस्था रहेगी। द्रुत विलंबित में न भ भरो मतलब न भ भ र, ये व्यवस्था रहेगी। और भुजंग प्रयात है जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, 12 वर्ण है तीनों में ही। और यहाँ पे क्या रहेगा? चतुर्भी यकार है। य य य य। ओके, क्लियर। चलिए, इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको अभी नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई संदेह होता है यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको जो भी डाउट है क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलें, अगली जो छंद हमारे सामने आया है वो है वसंत तिल का छंद। बहुत ही आसान है। देखिए 14 वर्ण वाला एक ही छंद होता है वसंत तिल का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्णों की गणना कर लेनी है। अगर 14 वर्ण है तो सीधा सा आप आंसर लगा सकते हैं वसंत तिल का। फिर भी रिस्क नहीं लेना है, हमें लक्षण के अकॉर्डिंग भी चलना है। क्या लिखा हुआ है? उक्ता वसंत तिल का त भजा जगौ गह, त ब ज जगण गुरु गुरु।
ये आपका है लक्षण यहाँ पे छिपा हुआ। तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु। तो ये व्यवस्था अगर रहती है तो वसंत तिल का छंद होगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे वर्णों की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, आधे वर्ण को नहीं गिनना है क्योंकि ये पहले के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ से इस अ को भी गिनना है, अवग्रह है तो भी गिना जाएगा। इस प्रकार से 15 सॉरी 14 वर्ण हो गए हैं। और कितने 14 वर्णों के अकॉर्डिंग ये कौन से छंद में आ रहा है? वसंत तिल का छंद में। आपको ये ध्यान रखना है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम का क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। आपको ये बात को ध्यान रखना है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 14 वर्ण देखते ही क्या करना है? वसंत तिल का छंद, है ना? ये अवग्रह वाली जो मैं बात बता रही थी, आपको ये ध्यान रखना है, अवग्रह को नहीं गिना जाता है। ठीक है, अवग्रह जो है अपने आप में वर्ण नहीं है, संधि के अनुसार यहाँ पे अवग्रह बन जाता है। अगर आपने अवग्रह को गिन लिया तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं गिनना है, 14 वर्ण ही होने चाहिए। दूसरी भी पंक्ति में आप गिन सकते हैं, इसमें तीसरे में हम गिन के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 हो गए 14 वर्ण। आपको आधे वर्णों को नहीं गिनना है, अवग्रह को नहीं गिनना है, और विसर्ग को भी उससे पहले वाले वर्ण में गिना जाता है। इस प्रकार से हो जाते हैं 14 वर्ण, और 14 वर्णों को देखते ही आप लगा सकते हैं वसंत तिल का। लेकिन रिस्क नहीं लेना है, आप गण विधान भी करके देख लीजिए। सबसे मात्रा लगाते हैं हम यहाँ पे, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। यहाँ पे देखिए लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। इस प्रकार से आपने मात्राएं लगा दी, 3-3 का सेट बना लीजिए और देख लीजिए कि आपका जो लक्षण में बताई गई है बात, उसके अकॉर्डिंग ये गण विधान सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो तगण, गुरु, गुरु, लघु। तगण होता है, बगण के लिए क्या होता है? गुरु, लघु, लघु। और जगण के लिए गुरु, लघु, लघु। इस तरह से रहेगा। सॉरी, लघु, गुरु, लघु, ये रहेगा आपका जगण। और फिर से जगण, लघु, गुरु, लघु, और बाद में 2 गुरु लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु, ये व्यवस्था आपको दिखेगी प्रत्येक चरण में। छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण और दबजा, जगऊ, गह। अगला छंद आता है हमारे सामने मालिनी छंद, जो कि कैसा है? 15 वर्णों वाला छंद है। 15 वर्ण वाला भी एक ही छंद है, आपको याद रखना है। यहाँ पे मालिनी छंद होगा, और क्या है इसका लक्षण? न न म य य युतेयम मालिनी भोगी लोके। स्टूडेंट्स यहाँ से अलर्ट हो जाइए, यति वाली बात स्टार्ट हो रही है। यति यानी कि विराम। कहाँ पे विराम लेना है? इससे पहले के जितने भी छंद आपने पढ़े हैं वसंत तिलका तक, यहाँ पे जो चरण है इसके अंत में यति होती है, मध्य में कहीं पर भी यति नहीं होती है। यानी कि चरण के मध्य में यति नहीं है वसंत तिलका तक। लेकिन मालिनी से यति वाली बात आपको याद रखनी है, चरण के अंत में तो होनी ही है, लेकिन मध्य में भी यति होती है। ये स्थान क्या है? प्रश्न ये पूछे जाते हैं। देखिए, ये सब कुछ लक्षण में यहाँ पे छिपा हुआ है। न न म य य युतेयम मालिनी भोगिलोके। न नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। ठीक है, और युतेयम मालिनी भोगिलोके, भोगी लोके। आपको ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनकी संख्या आपको याद रखनी है। देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, भोगी 8 हैं, लोक 7 हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वर्णों के जब आप गणना स्टार्ट करते हैं किसी भी पद्य के अंदर, तो उसमें प्रत्येक पाद के अंदर 8वें और 8वें के बाद 7वें पर यति होगी। 8वां और 7वां, ये आपको ये भी बता रहा है कि कुल वर्ण कितने हैं। 8 + 7 कितने हो गए? 15। ये 15 बता रहा है यहाँ पे। मालिनी में 15 वर्ण है। 8वें वर्ण पे यति, 8वें के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे 7वें पे यति, यानी कि चरण के अंत में यति। चरण के मध्य में भोगी यानी कि 8वें वर्ण पे, और अंत में 7वें वर्ण पे यति होगी। ओके, चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पर मालिनी छंद होगा हमारा। देखिए, इस छंद में के प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। 15 वर्णों में 8वें और 15वें वर्ण के बाद यति होती है। इसमें वर्ण क्रमशः नगण, गण व्यवस्था कैसे रहेगी? नगण, नगण, मगण, और यगण, यगण। न न म य य।
ठीक है, यहाँ तक याद रखें। और इसके बाद भोगी रो के भोगी 8, लोक 7 इसको इंगित करता है। देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वर्ण हुए हमारे। और गण व्यवस्था क्या रहेगी, ऐसी रहेगी। तो आपको मात्राएं लगा देनी है, एक 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 मात्रा, एक 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 मात्रा, दो मात्रा दो मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। तो देखिए तीन तीन का सेट बनाकर देख लीजिए। सर्वलघु क्या होते हैं, नगण। सर्वगुरु क्या होता है, मगण। लघु गुरु गुरु क्या है, यगण। तो यही व्यवस्था बैठी है आपकी, न न म य युतयम मालिनी भोगी लोके। अब मालिनी भोगी लोके जो बता रहा है, यति की बात बता रहा है, भोगी यानी कि 8वें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे यति होगी। और यहाँ से 7वां वर्ण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, चरण के अंत में यति होगी। इधर और इधर इन दो स्थानों पे यति होगी। आपको यहाँ पे कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि इनमें से कौन से वर्ण पे यति हो रही है, मतलब वर्ण यहाँ से निकाल कर नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कौन से नंबर के वर्ण पे यति हो रही है और क्यों हो रही है, इसमें भोगी और लोक का क्या मतलब है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सभी बातें मैं आपको अभी बता रही हूँ। चले, मंदाक्रांता छंद आया है हमारे सामने, 17 वर्णों वाला छंद है। 17 वर्णों को देखते ही आप मंदाक्रांता नहीं लगाएंगे, क्योंकि 17 वर्णों का और भी छंद आपके सामने अभी आएगा। ओके, तो 14 और 15 वर्णों वाले छंद बिल्कुल फिक्स थे, एक एक ही थे, डायरेक्ट से आंसर लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यति से संबंधित पूछा जाता है। चलिए इसका लक्षण देख लीजिए। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता जलधि षड अग अम्भौ नतौ तात गुरु चेत, ये इसका लक्षण है। क्या कहा है, मंदाक्रांता जलधि, जलधि कितने हैं, 4। षड का मतलब है 6, अग है 7। ठीक है, तो 4 6 7 वर्णों पर यति होती है। और इस प्रकार इसमें कुल वर्ण कितने हुए, 17 वर्ण। देख लीजिए, चार चौथे वर्ण पे यति, चौथे के बाद छठे पे यति होगी, 4 6 कितने हो गए, 10। और आगे 7। तो लास्ट में मतलब चरण के अंत में यति हो गई। कुल मिलाकर कितने हो गए, 17 वर्ण। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कुल वर्ण 17 है और कौन कौन से वर्ण पे यति हो रही है। फिर देखिए इस छंद के प्रत्येक वर्ण के अंदर क्रमशः गण व्यवस्था कैसी रहेगी, मगण बगण नगण तगण तगण और दो गुरु। देखिए ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ देखिए, यहाँ से मगण बगण नगण तगण तगण और दो गुरु। ठीक है, गुरु गुरु ऐसी व्यवस्था इसमें रहेगी। 17 वर्ण है। सबसे पहले वर्णों की गणना कर लेते हैं। आपके सामने जो पद्य उपस्थित हुआ है, इसमें प्रथम चरण में देखेंगे वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 वर्ण हुए आपके सामने। और यहाँ पर देखिए मात्रा लगाकर देख लेते हैं, एक गुरु 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 गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो इस प्रकार से आपने मात्राएं लगा दी, तीन तीन का सेट बनाकर देख लीजिए। और आपकी गण व्यवस्था वैसी बैठ रही कि नहीं बैठ रही, जैसा लक्षण में बताया है। क्या बताया था, मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है लक्षण के अकॉर्डिंग। और आपको ये बाकी की 3 पंक्तियां जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आपको इसकी स्वयं से प्रैक्टिस करना है और देख लीजिएगा कि गण व्यवस्था सही है या नहीं। मात्राएं लगाने संबंधित, गण विधान करने संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछिए मुझे, डाउट जरूर से क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए अब आता है हमारे सामने शिखरिणी छंद, जो भी 17 वर्णों वाला छंद है। यानी कि अभी मैंने आपको कहा था 17 वर्णों से संबंधित छंद अगर आता है तो मंदाक्रांता है, शिखरिणी है। दो छंद होते हैं 17 वर्णों से संबंधित। और देखिए क्या है इसका लक्षण, रसई रुद्रेश चिन्ह यमन सबलाग शिखरिणी। तो यहाँ पे देखिए रस होते हैं 6, रुद्र होते हैं 11। 6 + 11 कितने हुए, 17। तो ये रस और रुद्र शब्द आपको ये भी बताते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं, कौन कौन से वर्णों पर यति हो रही है। ठीक है, रसे रुद्रेश चिन्ह यमन सबलाग शिखरिणी। और यहाँ पे गण व्यवस्था कैसी रहती है, ये लिखा हुआ है, यमन सबलाग यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, ये व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे आपको वर्णों को गणना करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
हो गए 17 वर्ण। मात्राएं लगा दीजिए, लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु, और लास्ट में लघु गुरु। बिल्कुल फिट बैठ रहा है हमारे लक्षण के अकॉर्डिंग। यमन सब लाग शिखरणी, यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। और यहाँ पे अनाग्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रूहे, इस पद्य के अंदर छंद कौन सा है? शिखरणी। आपको ध्यान रखना है 17 वर्ण है, 2 छंद होते हैं। आपको यहाँ पे अभी हमने देखा मंदाक्रांता, ठीक है, मंदाक्रांता भी 17 वर्णों वाला है और शिखरणी भी 17 वर्णों वाला है। शिखरणी में आपने क्या देखा? सबसे पहले यगण आया है। मंदाक्रांता में क्या आया है? सबसे पहले कौन सा गण आया था? मगण। ठीक है, तो मगण देखते ही आपको लगाना है मंदाक्रांता, यगण देखते ही आपको लगाना है शिखरणी। 17 वर्णों वाले वर्ण आते हैं आपके सामने, पद्य आते हैं, तो 17 वर्णों को गिनते ही आपको सबसे पहले एक गण बनाकर देख लेना है। पिक्युलर बता रही हूँ मैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर सबसे पहले मगण है, यानी कि मगण का मतलब आपको पता है सर्वगुरु होता है, त्रिगुरु है, डायरेक्ट गुरु 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 आ रहा है, सीधा सा मंदाक्रांता छंद है। और अगर यगण व्यवस्था आ रही है, यानी कि लघु गुरु गुरु व्यवस्था आ रही है, तो शिखरणी छंद होगा। ठीक है, चलिए अगला छंद आता है हमारे सामने, शार्दुल विक्रीडितम। 19 वर्णों वाला छंद है। सूर्य अश्व ये यदि मह सजो सततगा शार्दुल विक्रीडितम। बहुत ही अच्छा छंद है। 19 वर्णों का एकमात्र छंद रहता है हमारे सामने। सूर्य अश्व यदि, सूर्य कितने हैं? 12। आप ये याद रखिए कि 12 मास होते हैं, 12 ही मास में अलग अलग सूर्य होता है, 12 सूर्य हैं। अश्व कितने हैं? 7। 7 घोड़े हैं सूर्य के। ठीक है, ऐसा याद रखिए। 12 + 7 कितने हो गए? 19। 12वें और 7वें वर्ण पे यति होती है। प्रत्येक चरण में मध्य में जो यति होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 के रूप में यति होती है। ये वर्ण क्रमशः किस व्यवस्था में होते हैं? मगण सगण, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मगण सगण जगण सगण तगण तगण। ये हो गए आपके गण व्यवस्था। और लास्ट में क्या होता है? गुरु, है ना। तो यहाँ पे शार्दुल विक्रीडित छंद है। ये पद्य आपके सामने उपस्थित हुआ। यास्ति अद्य शकुंतले इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? शार्दुल विक्रीडित छंद है। कैसे है? गिन लेते हैं वर्णों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने हुए? 19 वर्ण। 19 वर्णों को देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं शार्दुल विक्रीडित, क्योंकि एकमात्र छंद है 19 वर्णों को लिए हुए। ठीक है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि गण व्यवस्था सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। मात्रा लगाकर देख लीजिए, गुरु गुरु गुरु। सबसे पहले मगण आ गया। ठीक है, आपको देख लेना है सही है। म सजऊ सतत गा, ये इसका लक्षण है। लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। ठीक है, और लास्ट में गुरु। तो ये आपका बिल्कुल सही बैठ गया। मगण सगण जगण सगण तगण तगण, बिल्कुल सही बैठ गया आपके लक्षण के अकॉर्डिंग। लास्ट में गुरु भी है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है सीधा सा आंसर कौन सा? शार्दुल विक्रीड। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरा बहुत छोटा सा एक प्रयास है कि आपको जो टॉपिक अभी तक बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे थे और हम टाइम सेविंग मेथड यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है इन क्वेश्चंस में, तो ये अब नहीं हो। जो गलतियाँ अभी तक हम करते आए हैं, अब नहीं करनी है। ये एक छोटा सा प्रयास है। स्टूडेंट्स, आपको अभी भी वहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए, ताकि आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। एक वीडियो बहुत जल्दी, इसका सम अप वीडियो डाला जाएगा, जहाँ पे छंद का सार बताया जाएगा और यति से संबंधित जो शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, इनको भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। छंद का टॉपिक जो है, आई होप कि लास्ट वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। 3 वीडियोस बन चुके हैं अभी तक, ये तीसरा वीडियो है हमारा। इससे पहले के वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। संस्कृत जो विषय है, आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें ऐड किया हुआ सिलेबस में सारा टॉपिक जो कुछ भी ऐड किया हुआ है, सब कुछ हम यहाँ से पढ़ेंगे। बहुत ही
ट्रिकी तरीके से, है ना? स्टूडेंट्स टाइम सेविंग मेथड आपको यूज़ करना होता है। क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ भी लेते हैं, किताबें ज्ञान का भंडार है, आप किताबें मार्केट से लेकर आ सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग मेथड कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको ट्रिकी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ से बताया जाएगा। गलत ऑप्शंस में आपको उलझना नहीं है, एग्जामिनर द्वारा उलझाया जाता है आपको, है ना? तो ये सब प्रैक्टिस आपको करनी है, यहीं से मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगली डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।